नमस्कार दोस्तों। आज देश की दो महान शख्सियतों के जन्मदिन है। एक हमारे रामास्वामी पेरियार हैं जो 17 सितंबर 1879 में पैदा हुए थे और उन्होंने एक आंदोलन को जन्म दिया था, द्रविड़ आंदोलन को, दलित आंदोलन को। और आज आप जो पार्टी देखते हैं, डीएमके, एआईडीएमके और ये सारी जो दल देखते हैं, ये उन्हीं के उससे जन्मी है। और उन्होंने ही जो है द्रविड़ कड़गम का जो पार्टी है उसका गठन किया था, जो बाद में टूट करके अलग अलग बनी दोनों। इन दोनों के बनने की वजह जो थी वो क्रांतिकारी आंदोलन था जिस क्रांति की का बीज वहां से बोया गया। सबसे पहली बार दुनिया में यदि दलितों के अधिकार की, द्रविड़ों के जो मूल भारतीय हैं उनके अधिकार की जो लड़ाई शुरू की गई, वो रामास्वामी पेरियार जी ने की थी। मैं उनको सादर नमन करता हूं। और उनके मन में लड़ाई लड़ने का विचार क्यों आया, ये आप समझिए। वो अपने शहर के एक बड़े रईस व्यापारी के बेटे थे और वो चाहते आराम से रहते। वो बनारस आए और बनारस यात्रा के दौरान उनके पैसे खत्म हो गए और उस समय जब उन्हें खाना खाने के लिए जाना था तो वो एक धर्मशाला में गए और वहां जहां वो खाना खाने के लिए लिखा था कि ब्राह्मणों को अकेले खाना खिलाया जाएगा, तो उन्होंने एक जनेऊ धारण किया और गए। लेकिन उन्हें दलित पहचान करके और वहां के लोगों ने मार के भगा दिया और नहीं दिया। उन्होंने जब देखा कि धर्मशाला में एक शिला लगी में लिखा हुआ लगा है कि यह धर्मशाला दक्षिण भारत के एक गैर ब्राह्मण ने, रईस ने बनवाई थी और उसके जरिए ही ये सारी चीजें हो रही, उन्हें तकलीफ हुई कि हम जिस समाज के लिए कर रहे हैं वो समाज हमें किस तरीके से मारकर भगा रहा है। तो उसको उन्होंने देखा, उन्होंने उस अन्याय को देखा कि जब जिन द्रविड्स का ये भारत होता था उन द्रविड्स को किस तरीके से तथाकथित आर्यंस ने आकर के दबाया है और उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की है। इसलिए उन्होंने उसे एक आंदोलन का रूप दिया और उनकी क्रांति ने आगे चल के देश में दलितों को, द्रविड़ों को एक हक देने का काम किया। और उसमें फिर बाद में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। महात्मा गांधी का रहा, कुछ अंबेडकर का रहा, कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, कुछ और भी क्रांतिकारी हैं आप जिनकी बात करेंगे, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लीजिए, चाहे भगत सिंह की बात कर लीजिए, चाहे जिस। तो उन्होंने एक पूरी जो समाज में सड़ांध हो गई थी उसको खत्म करने की कोशिश की, उसके लिए काम किया। और पेरियार ने रामायण भी लिखी। उन्होंने रामायण को बिल्कुल शाब्दिक तरीके से लिखा है। उनकी रामायण जरूर पढ़नी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि वो तार्किक रामायण और उसमें तमाम सारी चीजें हैं। आपको ये भी जब भारत में प्लेग फैला तो उस दौरान जिस तरीके से मदद की जरूरत थी, तो उस समय मदद के लिए भी उन्होंने जो किया वो भी एक अपने आप में बड़ी चीजें हैं। भारत में तमाम आंदोलन खड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय साहब ने खड़ा किया, दूसरे लोगों ने खड़ा किया। तो इस तरह से जो आंदोलनों का इतिहास है, इसी आंदोलनों का इतिहास डीएमके है। और जो द्रविड़ कड़गम पार्टी की जो स्थापना उन्होंने 1944 में की थी, उसी का नतीजा है ये आज। और दक्षिण भारत में इसीलिए आज जाति, लिंग, धर्म का जो भेदभाव है वो बहुत हद तक उखाड़ फेंका है उन्होंने। और उन्होंने एक बड़ा वर्ग बनाया है। उन्होंने ब्राह्मण और अब्राह्मण जैसे भेद और शोषण को खत्म करने की कोशिश की। यही एक इस आंदोलन का वो था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इसको हमें सलाम करना चाहिए रामास्वामी पेरियार साहब को। इसके बाद में जो दूसरे एक महान व्यक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है। उनको मैं महान कहूंगा तो निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा। आज वो 72 साल के हो गए और 72 साल के हो गए और गैर कांग्रेसी वो प्रधानमंत्री हैं जो 3036 दिन से लगातार प्रधानमंत्री हैं। और इसके पहले वो 14 साल मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन जब
वो जिस तरीके से जब 17 सितंबर 1950 को स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा कि देश के लिए जेल नहीं जाना पड़ा, देश के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब वो पैदा हुए तो देश आजाद हो चुका था, लोकतंत्र की उसमें सांस ले रहा था और आगे बढ़ रहा था। हमारे यहाँ भारतीय संविधान लागू हो चुका था और उस संविधान के अनुरूप शासन चल रहा था। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने के लिए प्रयास पंडित नेहरू के नेतृत्व में किया जा रहा था। और उस वक्त की बात, उस वक्त जो पैदा हुए क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, उनका विवाह 18 साल की उम्र में होता है और विवाह के चंद दिनों में ही उनका अपनी पत्नी से बेहतर संबंध यशोदाबेन से नहीं रह पाता है और वो उसी साल जो है अपना घर छोड़ देते हैं 18 साल की उम्र में। और उसके बाद में वो लगातार जो है चले जाते हैं और आरएसएस की तमाम विंग में शामिल हो जाते हैं और शामिल होकर के वो किस तरीके से करते हैं। फिर 20 साल की उम्र में वो वडनगर में, जहां उनके चाचा की चाय की दुकान थी, वहां पर वो एबीवीपी जो विद्यार्थी परिषद है उसकी एक शाखा की शुरुआत करते हैं। हालांकि वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वो 10वीं भी नहीं पास थे, तो उस तरह की स्थिति थी। फिर उसके बाद में वो फिर 22 साल की उम्र में आरएसएस के प्रचारक बन जाते हैं और फिर 1987 में वो मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है संगठन में सचिव बनते हैं और जो आडवाणी की तब न्याय यात्रा निकलती है उस न्याय यात्रा का संचालन करते हैं। और उसके बाद में जब आडवाणी की जो है स्वर्ण जयंती रथ निकलता है 1989 में, तो वो उसमें भी लोक शक्ति यात्रा जिसे कहा गया, उसमें भी वो उसका संचालन करते हैं। और फिर 1990 में जो सबसे विवादित यात्रा है, रथ यात्रा है आडवाणी की, तो उस यात्रा का भी वो जिम्मा संभालते हैं और जिसमें तमाम सांप्रदायिक दंगे होते हैं और हजारों लोग जो है इस देश के उस सांप्रदायिक दंगे की भेंट चढ़ जाते हैं। और उसके नतीजे स्वरूप जो है उत्तर प्रदेश में जो है कल्याण सिंह की सरकार बनती है और फिर भारतीय जनता पार्टी एक तेजी से बढ़ती हुई पार्टी हो जाती है। फिर 1995 में वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बनते हैं और कई जगह प्रभारी बनते हैं और उस समय वो पंजाब आते हैं। और जब पंजाब आते हैं तो उन दिनों में मुझे याद है 1999 में मैं भी पंजाब आता हूं और पंजाब में जब अमृतसर में मैं भी होता हूं एक अखबार के प्रमुख के तौर पे, और वहीं पर नरेंद्र मोदी उस समय प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उस समय दया सिंह सोढ़ी। और दया सिंह सोढ़ी साहब के यहाँ उनसे मिलना जुलना होता है और उसके बाद में एक अच्छी मित्रता बनती है। उस दौर में उन्हें जानने का और समझने का मौका मिला और साथ घूमने का भी मौका मिला। और उस दौरान जानने के बाद में हमें लगता है कि ये व्यक्ति शायद कुछ करना चाहता है, इसके मन में ललक है देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए कुछ करने की, क्योंकि वो भी एक उस समय युवा ही टाइप में थे। और फिर वो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भी बनते हैं और उसके बाद में वो जो है 2001 में बगैर एमएलए बने पहली बार में ही मुख्यमंत्री सीधे सीधे बन जाते हैं। और जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद में गुजरात में वही प्रयोग होता है जो उन्होंने रथ यात्रा के दौरान किया था। और वो क्या किया था कि कत्लेआम हुआ था, तमाम जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए होते हैं और वही चीज शुरुआत गुजरात से होती है और वो प्रयोगशाला इतनी चलती है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पिछले 25 साल से वहां पर बनी हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं 63 साल की उम्र में वो जब प्रधानमंत्री पद के बनते हैं, उसके पहले जब उम्मीदवार बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो 63 साल की उम्र में तब उनके परिवार के कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं और सहयोग चाहते हैं कुछ जगह में, जैसे उन्हें पता था मेरे साथ। तो उसके बाद में मैं भी सहयोग करता हूं कि हाँ वो बने। 64 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में बड़ी उम्मीदों से हम थे कि 18वें प्रधानमंत्री के रूप में उस शपथ लेने के बाद में उन्होंने जो वायदे किए वही किए जो हम कहते थे कि इस पे काम होना चाहिए।
और नतीजा क्या हुआ? उसी पर काम नहीं हुआ। उन्होंने जो वायदे किए थे वही पूरे नहीं हुए और आज तक नहीं हुए हैं। वो सिर्फ विदेश यात्रा करते रहे हैं और विदेश यात्राओं की स्थिति यह है कि 67 विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो जा चुके हैं। उसके बाद में आप एक चीज समझिए, अमेरिका की आधा दर्जन बार से 7 बार यात्रा कर चुके हैं वो। चीन, नेपाल, रूस, जापान और इन सब में भी आधा दर्जन बार जा चुके हैं। इसके बाद में उनके विदेशी दौरों पर तकरीबन 600 करोड़ रुपया भारत सरकार का खर्च हुआ है। 600 करोड़ रुपए से अधिक का जब खर्च हुआ हो तो निश्चित रूप से लगता है उनके पास में संपत्ति भी कम नहीं है। लगातार उनकी संपत्ति बढ़ती रही और बढ़ते 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 जो मैंने नरेंद्र मोदी देखा था तो उसके पास में बहुत सीमित धन होता था, लेकिन आज वो एक धनवान प्रधानमंत्री हैं। तो इतने धनवान प्रधानमंत्री हैं कि उस पर क्या कहा जाए। उनकी प्रॉपर्टी हो, दूसरी चीजें हो, सब कुछ हो उसके बाद। लेकिन उनके प्रचारक क्या कहते हैं, जो उनकी पूरी सैलरी का आज तक की उनकी जो चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे हो चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर हो, लोग प्रचार क्या करते हैं उनके भक्त कि वो अपनी पूरी सैलरी दान कर देते हैं। हम भी मान ले जितनी उनकी सैलरी आज तक होती है उससे ज्यादा की संपत्ति उनके पास। आप कहां से आएगी? उसी पैसे से आएगी। उसके बाद में आप एक चीज देखिए, उनके पास में जब इतना है, टोटल जो उनकी सैलरी का अमाउंट बनता है वो बनता है 3.25 करोड़ रुपया और उनके पास में तकरीबन 3 करोड़ रुपए से की संपत्ति भी है। इसके बाद में बाकी उनके जो एसेट्स हैं, दूसरे हैं, चीजें हैं जहां इन्वेस्टमेंट है, दूसरी चीजें हैं, उन सब का अलग है। और उसके बाद में उनके लोग क्या प्रचार करते हैं कि मोदी जी ने, और गोदी मीडिया, मैंने देखा आज एक अखबार में, दैनिक भास्कर अखबार में, कि उन्होंने 103 करोड़ रुपए से अधिक वो दान कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति का आज तक की सैलरी ही 2,70,00,000 रुपए हुई हो, वो 103 करोड़ रुपए कहां से दान कर देगा? सरकारी धन तो हो सकता है, उसने कौन सा दान किया? तो ये एक बड़ी चीज है, किस तरह से झूठ बोला जाता है। तो मैं अब यहीं आता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद में उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है और झूठ पर उनका वो सब टिका हुआ है। झूठ के बूते वो उनका पूरा नेटवर्क खड़ा है और यह चीज समझनी पड़ेगी। वो आज जो कहते थे कि बड़ी सरलता से रहना चाहिए, सरल जीवन होना चाहिए, आज वो 12 करोड़ रुपए से अधिक की मर्सिडीज में चलते हैं। ये आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक है, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं। और वो जिस प्लेन से चलते हैं वो 6,500 करोड़ रुपए का प्लेन है, सॉरी 8,500 करोड़ रुपए का प्लेन, और 8,500 करोड़ रुपए के प्लेन से चलते हैं। आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी न महंगी गाड़ी से चला न उससे चला। वो जो कपड़े पहनते हैं वो लाखों रुपए के होते हैं। उनके रोज के जो मेकअप पे खर्च होता है वो 5 लाख रुपया खर्च होता है, और उनकी रोज की सुरक्षा पर जो खर्च होता है वो 3 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है। और उनके प्रचार पर जो खर्च होता है रोजाना, वो भी कितना है आप जान लेंगे तो आप परेशान हो जाए। रोजाना का जो उनके प्रचार पे खर्च होता है वो 5 करोड़ रुपया है। तो आप समझिए 5 करोड़ रुपया रोजाना प्रचार पे खर्च करते हैं, सुरक्षा पे 3 करोड़ खर्च करते हैं, और उसके अलावा बाकी खर्च बता ही चुका हूं। खाने पीने की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि खाने पीने पे बात नहीं करनी चाहिए, हमारे धर्म में ये कहते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए वो महान है। इसलिए भी वो महान है कि इनके पहले 7 रेसकोर्स में जो प्रधानमंत्री रहते थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बंगले में रहते थे। आज जो 2 एकड़ का था, आज नरेंद्र मोदी ने वहां के 5 बंगलों को तोड़ के एक बंगला बनवा लिया जो 12 एकड़ से अधिक का है, और उसमें रहते हैं, और जिसमें आलीशान हर चीज मौजूद,
स्विमिंग पूल से लेके सब कुछ। तो यह स्थिति है। तो यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी उनके इस जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती है। मोदी जी ने क्योंकि वादे बहुत बड़े किए थे, अपनी इलेक्शन रैली के दौरान उन्होंने कहा था और बार बार कहा था कि मैं 2 करोड़ सालाना रोजगार बनाऊंगा। तो 8 साल बाद 16 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे। 16 करोड़ रोजगार तो नहीं बने, 22 करोड़ नौकरियों के आवेदन जरूर आए और उसमें से नौकरियां सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को मिली। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। हमारे यहाँ औसतन आयु विश्व में सबसे युवा है और उसके बाद भी हमारे यहाँ कामकाज करने वाले उम्र वर्ग में 60% लोग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन या तो काम नहीं कर रहे हैं या काम ढूंढ नहीं रहे हैं, इतने हताश हो चुके हैं। 20 से 24 वर्ष की आयु में युवा बिल्कुल 42% बेरोजगार हैं। तो अगर ये भयावह स्थिति नहीं है तो और क्या होगी? और नहीं, ना आप कोरोना के पीछे छुप सकते हैं, ना आप रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे छुप सकते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि कोविड का पहला केस आने से पहले हमारी आर्थिक मंदी, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। और बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? तो इसको समझ लीजिए कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई है। यह तब हुई है जब वो कहते थे कि हर साल वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और आज देश में 80 करोड़ बेरोजगार लोग हो गए। 80 करोड़ बेरोजगार लोग हो गए। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन से खाना खिलाते हैं। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि लगातार जो भारत का मानव श्रम है, बल है, वो लगातार जो है जिस तरीके से उसकी बुरी स्थिति हो रही, गति हो रही है, वो सामने आ रहा है। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ही बढ़ गया है और जो हमारी बेरोजगारी दर है वो 8.3% की दर से लगातार बढ़ रही है, जो 2019 में 5 पॉइंट समथिंग थी। तो आप समझिए जो 5.25% थी वो 8.25%। इसके बाद में ऐसा नहीं है कि कोविड के कारण बढ़े, कोविड के पहले ही वो बढ़ना शुरू हो गई थी। 2019 के लास्ट में वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत सरकार की नीतियां एक पूंजीपति को या कुछ पूंजीपतियों के हित में बनाई जाने लगी थी, ना कि इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के रोजगार के लिए, इस देश के पढ़ने वालों के लिए, योग्य लोगों के लिए। और देश को धर्म के नाम पर बांटा जाने लगा था और उसी का नतीजा है भारत में स्थिति है। रोजगार की जो दर है वो 38% से नीचे है, जबकि एक विकासशील देश में 60% के करीब होना चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उसके मुताबिक भी भारत की बहुत नीचे। तो हम सबसे बुरी स्थिति में और दुनिया के आज सबसे बड़े बेरोजगार देश बन गए हैं। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से हमारे यहां वो हुआ। और हमारे यहां लेबर क्लास बढ़ा है, सिर्फ रोजगार ही नहीं घटा है। जो मध्यम वर्ग का था वो गरीबी में आ गया, जो उच्च मध्यम वर्ग का था वो मध्यम वर्ग में आ गया। तो ये स्थिति है और लगातार बढ़ा है। लेकिन कुछ लोगों की पूंजी, जो 22% देश की संपत्तियां जो थी वो उस समय 2000 लोगों के पास में होती थी 2014 में, वो आज सिर्फ 100 लोगों के पास में इस देश की 54% संपत्तियां पहुंच गई हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। देश में बेरोजगारी की स्थिति यह है कि देश का हर घर में 5 जो है, हर घर में स्थिति यह है 5 में से 3 लोग बेरोजगार बैठे हुए, 5 में से 3 बेरोजगार। तो यह स्थिति, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है, चंद दिनों में 4 की हो जाएगी। तो आप इस बात को भी समझिए। और पहले जो हमारे यहां रोजगार की दर थी वो इतनी अच्छी थी कि लगातार हमारे यहां एक घर में 3 से 4 लोग तक रोजगार की स्थिति में आ गए। वो आज खत्म होता जा रहा है। और ये हमारे आंकड़े, और ये आंकड़े इतने चिंताजनक हैं कि आने वाले वक्त में
इतनी बड़ी तादाद हो जाएगी कि रोना पड़ेगा। और महिलाओं की स्थिति तो और बद से बदतर। महिलाएं तो 1.7% ही रोजगार पा रही हैं, और यह स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो क्यों नहीं इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो आप समझिए, सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते थे, और स्थिति है केंद्र और राज्यों में तकरीबन 1 करोड़ पद, सरकारी पद, नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा है। जो एमएसएमई सेक्टर है वो बर्बाद हो रहा है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था। और जो युवा है 20 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक के, उनकी जो तादाद 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में 21% थी, बेरोजगारी थी उनमें, वो अब बिल्कुल डबल होकर के 42% हो गई है। तो आप समझिए, जो 21% थी वो 42% हो। तो इस दशा में जब देश हो तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि रोजगार देने की बात करते थे, आपने तो छीन लिया। युवाओं का हक छीना जा रहा है, रोजगार छीने जा रहे हैं, और स्थिति यह है पद खाली पड़े हैं। लेकिन कुछ लोगों को ही सिर्फ सब कुछ, वो दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से दूसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन बाकी देश के लोगों के लिए कुछ नहीं। खजाना उनके लिए खाली होता है, हमारे लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं। तो आप समझिए, 16 करोड़ रोजगार जो है मिल जाने चाहिए थे 8 साल में, लेकिन हुआ क्या, 22 करोड़ लोग जो है और एक्स्ट्रा बेरोजगार हो गए, एक्स्ट्रा बेरोजगार। तो यह स्थिति है। नौकरियां टोटल इन 8 साल में 7 लाख लोगों को मिली, और अब तो पद धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। तो जब 8.3% की दर से ये जब बढ़ रही हो बेरोजगारी दर हमारे यहां की, तो आप सोचिए दुनिया के किसी भी विकासशील देश की तुलना में खतरे का संकेत है। और जब ये खतरे का संकेत हो तो आप समझ सकते हैं। और जब यह स्थिति हो, कहां एक समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा जी का जन्मदिन जो है वो कौमी एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्मदिन है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल जी का, बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्मदिन है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जा रहा है। और इसीलिए इस महान व्यक्ति की महानता यह है कि इस देश को उसने बेरोजगार कर दिया है, इस देश को भूखमरा बना दिया है, इस देश को गरीबी में ढकेल दिया है, और इस देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। तो 2 शख्सियतें हैं, एक रामास्वामी पेरियार जिन्होंने उत्थान किया, आगे बढ़ाया, और एक नरेंद्र मोदी है जो बर्बादी के मुहाने पर ला के देश को खड़ा कर चुके हैं, कंगाल बना रहे हैं। देश की जीडीपी गर्त में जा रही है, देश पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, देश का युवा बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, और यह सब हो रहा हो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने देश को यह उपहार दिया है। तो 2 शख्सियतें बिल्कुल दूसरे ध्रुव में, एक बनाता है, एक बर्बाद करता है। तो सोचिए आप कि देश कहां जा रहा है, कहां ले जा रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ रही है। पहली पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा है, राजनीतिक पदयात्रा है ये, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये पहली सबसे बड़ी पदयात्रा है। और इस पदयात्रा में यही बात की जा रही है कि युवाओं को रोजगार दो, महंगाई से निजात दो, महिलाओं को सुरक्षा दो, और देश में जो सामाजिक आर्थिक दूसरी असमानता की बड़ी खाई ही नहीं, बड़ी भारी भारी नदियां और खड्डे बना दिए गए हैं, उन सबको खत्म करो, कम करो, और पुल बनाओ, और इन दोनों को जोड़कर अवसर दो, एक समानता का अवसर दो। जो काम पेरियार ने शुरू किया था, उसी पेरियार की धरती से राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए शुरू की, इसीलिए उन्होंने कश्मीर की बजाय तमिलनाडु से यह यात्रा शुरू की, और उसी डीएमके के साथ शुरू की जिस डीएमके ने इस
पूरी खाई को पाटने का काम किया था। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सच को पहचानिए, जानिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच जानना बेहद जरूरी है। तो पुनः एक बार देश को बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और तमाम दंश में ढकेलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बेरोजगार दिवस के अवसर पर हमारे बेरोजगार भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।